कैसे हैं आप लोग। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, नवीन और यशवंत दोनों ने ही कमेंट करके, मैंने बोला था कि कमेंट करना, एंड थैंक यू फॉर कमेंटिंग। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ आंसर भी करिएगा क्वेश्चंस के जो मैं पूछती हूँ आपसे। एंड एक और इन्फॉर्मेशन है कि वीडियो इसी टाइम पे आया करेगी अब, ठीक है, मतलब इस टाइम पे रिकॉर्ड होगी एंड अप्रॉक्स 7:15 तक अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो टेल मी इफ़ यू आर ओके विद दैट, बिकॉज आई हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम क्रंच एंड फिर मुझे भी तैयारी करना पड़ता है, तो एक दिन के लैग पे चलेगी, मतलब कल की वीडियो आज अपलोड हो जाएगी। सो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू आर ओके विद दैट और नॉट। सो दैट विद दैट नोट लेट्स बिगिन विद GS पेपर 1 का एनालिसिस, ठीक है। तो हु वाज चाओलोंग सुक्पा, ठीक है। तो चाओलोंग सुक्पा कौन थे, तो इसके बारे में बताया गया है। तो असम के चीफ मिनिस्टर ने, क्या हुआ, कोलकाता बेस्ड एक पॉलिटिकल कमेंटेटर ने उनको, जो चाओलोंग सुक्पा थे, उनको एक चाइनीज़ इन्वेडर बोल दिया गया। तो इसकी वजह से उन्होंने बोला कि भाई अरेस्ट करवाओ इसको, उठवा लो इसको वहाँ से। इंपॉर्टेंट क्या है चाओलोंग सुक्पा के बारे में, ही वॉज 13th सेंचुरी रूलर हु फाउंडेड अहोम किंगडम, ठीक है। तो अहोम किंगडम कहाँ का था, असम का, ए ठीक है, ए अहोम, ए असम में यहाँ पे फॉर्म किया था। एंड इन्होंने 6 सेंचुरी तक राज किया, ठीक है, मतलब 6 सेंचुरीज तक इन्होंने वहाँ पे राज किया असम में, ठीक है। तो 13th सेंचुरी मतलब 1200 के आसपास, 1200 AD के आसपास ये आए थे वहाँ पे। उनको क्या बोला जाता है, आर्किटेक्ट ऑफ बोर असम और ग्रेटर असम भी इनको बोला जाता है कि इन्होंने असम की स्थापना की। तभी तो जो ये असम सेलिब्रेट करता है, असम दिवस है ना, 7 दिसंबर 2 को मनाया जाता है हर साल, ठीक है, क्योंकि इन्होंने असम की स्थापना की थी। सुक्पा, ऐसा बोला जाता है कि सुक्पा ने एक मौलोंग करके जगह है वो 1215 AD में छोड़ दी गई। तो ये मौलोंग कहाँ है, बर्मा। तो इनिशियली ये बर्मा यानी म्यांमार में रहा करते थे, इन्होंने वो अपनी जगह छोड़ दी एंड फिर वो कहाँ पे, छारीदेव में जाके शिफ्ट हो गए। तो छारीदेव कहाँ है, असम में। तो वहाँ जाके वहाँ चले गए एंड वहाँ पे उन्होंने अहोम किंगडम की फर्दर स्थापना की। फाउंडर ऑफ अहोम किंगडम क्या था, इनिशियली तो ये अपनी ही लैंग्वेज और अपना ही कल्चर और रिलीजन अपनाते थे, पर धीरे धीरे बाद में ओवर द सेंचुरीज इन्होंने हिंदू रिलीजन और आसामीज लैंग्वेज को भी उतनी ही तवज्जो देनी स्टार्ट की। इसीलिए असम दिवस हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो चाओलोंग सुक्पा के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट, देखो ये इनकी फोटो है। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट नेम टू प्रोनाउंस, वेरियम कुन्नथ कुंजहामिद हाजी, ठीक है। तो वेरियम कुन्नथ कुंजहामिद हाजी, इनके बारे में देख लेते हैं। अभी क्या है कि ये फ्रीडम फाइटर इनको बोला जाता है, ठीक है। तो इनकी लाइफ को बोला जाता है, इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी कंटेंशियस है कि उनको माना जाना चाहिए, नहीं माना जाना चाहिए, ठीक है। तो ही इज़ ऑल सेट टू बी पोर्ट्रेट ऑन द सिल्वर स्क्रीन, ठीक है। तो ये मलयाली एक्टर जो पृथ्वीराज सुकुरमन है, तो वो इनका रोल प्ले करेंगे ऑन द सिल्वर स्क्रीन, मतलब बेसिकली फिल्म आने वाली है इनके ऊपर। तो वरियम कुन्नथ कौन थे, ही वॉज बोर्न इन 1870, ही वॉज अ ब्रेव फ्रीडम फाइटर, जो मतलब ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हुए थे। कहाँ पे, केरला के मलाबार रीजन में, यहाँ केरला, यहाँ के मलाबार रीजन में खड़े हुए थे इन द अर्ली 20th सेंचुरी, ओके। एंड इवन एस्टैब्लिश अ स्ट्रॉन्ग रेजिम ऑफ हिज ओन, ठीक है। तो मतलब काफ़ी लोक लुभावन करा एंड काफ़ी सारे लोग इनसे जुड़ गए थे। हिज फादर मोइनुद्दीन कुत्ती हजी वॉज डिपोर्टेड एंड जेल इन द अंडमान आइलैंड्स। तो बेसिकली अंडमान आइलैंड्स पे भेज दिया गया था क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ रेबिलियन में पार्ट ले रहे थे, ठीक है। तो इसलिए उनको, उनके फादर को जेल हो गई, तो इसलिए उनको बहुत गुस्सा आया। तो बचपन से ही वो इस तरीके के एंटी ब्रिटिशर्स मतलब उनका एटीट्यूड रहा एंड बाद में जाके उन्होंने जब बड़े हुए तो ये पूरा कैंपेन इन्होंने लॉन्च किया। he used art as an instrument to rally the locals against British। तो आर्ट की मदद से, पिक्चर्स की मदद से कि भाई वो कैसे ऑप्रेस कर रहे हैं, मान लो कोई दिखा देंगे कि ब्रिटिशर्स ने पैर रख रखा है किसी आदमी की सीने पे, तो इस तरीके की चीज़ें दिखा के he used art as an instrument to rally the local against British। he promised support of Indian National Congress and खिलाफत movement against the atrocities, ठीक है। ये भी बोला गया लोकल्स को कि हम INC एंड खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है। तो मैंने आज जैसे ऊपर पढ़ा ना, अर्ली 90s में, अर्ली 20th सेंचुरीज में तभी तो था ना खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, 1920s 1990s के आसपास। तो तभी बोला उन्होंने कि हम इनका INC और उसका सपोर्ट लेके आएंगे। हाजी वॉज अवेयर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है। लोगों को भी बोला कि भाई इसमें आप मतलब फेथ बना के रखो एंड मतलब इकट्ठे होकर काम करो बेसिकली। तो 1921 का जो रेबिलियन है, मालाबार रेबिलियन भी जिसको बोला जाता है, ये क्या था, व्हेन हाजी को न्यूज़ मिली कि उसकी कंट्रीमैन एंड खिलाफत लीडर अली मुसालियार वाज अरेस्टेड एंड द मॉस्क हैज़ बीन लूटेड बाय एंड सम पुलिस ऑफिसर्स किल्ड द
enjoying फाइट, जो फाइट चल रही थी, तो हाजी ने कहा अब तो इनको नहीं छोड़ूंगा. ही डिसाइडेड टू टेक आर्म्स अगेंस्ट ब्रिटिश, अरेंज द बैंड ऑफ आर्मी विद हेल्प ऑफ सम सिपॉइज एंड उनको ब्रिटिशर्स के पीछे पड़ गए. ही इंश्योर्ड दैट द मूवमेंट हैज सेक्युलर कैरेक्टर. ठीक है, बट एट द सेम टाइम ही टारगेटेड ऑल दोज मैन हु हेल्प ब्रिटिश. जो भी हिंदू या मुस्लिम है, जो भी है, बेसिकली इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा. वैसे इन्होंने सेक्युलर रखा, पर अगर मुस्लिम लोग भी हैं जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करें, उन्होंने उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी पनिश किया. तो ये माना जाता है. पहले कुछ कहते हैं कि भाई ये इन्होंने बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ की जो हिंदू लोग हैं उन पे, क्यों मतलब बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव किया, बेसिकली लूटपाट करी विलेजेस में, एंड सम सॉर्ट ऑफ रेप एंड क्राइम्स आर ऑल्सो एसोसिएटेड. बाकी कई लोग कहते हैं कि इन्होंने ही वॉज अ गुड फ्रीडम फाइटर. तो दोनों ही एस्पेक्ट हैं इनके. सो आई एम नॉट इन राइट पोजिशन टू कॉमेंट, बट दिस इज़ द थिंग. आउटकम क्या निकला इसका? एज द रेबेलियन हेल्म्ड बाय द आजी एंड अदर बिगेन टू स्प्रेड अक्रॉस द एरनाड एंड वलकुनाड तालुक्स ऑफ द अर्स्टवाइल मालाबार डिस्ट्रिक्ट. ये मालाबार डिस्ट्रिक्ट के पहले तालुकाज हैं. तो ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड लोकल पुलिस लॉयल्स टू देम एस्केप्ड एंड द वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ द टेरिटरी फर्मली अंडर द कंट्रोल ऑफ लोकल रेबल्स. तो भाग गए वहाँ से, एंड लोकल रेबल्स वहाँ पे उन्होंने कब्जा कर लिया, एंड उसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा दिया गया इन द अगस्त 1921 विद हाजी एज इट्स अनडिस्प्यूटेड रूलर. तो हाजी वहाँ के रूलर हो गए. एंड ये आप ध्यान रखना कि महात्मा गांधी ने भी जो 1921 का मालाबार रेबिलियन था, इसको सपोर्ट किया था. ओके. For nearly 6 months, Haji ran a parallel Khilafat regime headquarters in Nizambur with even its own separate passport, currency and system of taxation. तो अलग अलग टैक्सेशन भी खुद रखा, मतलब अनडिस्प्यूटेड रूलर बन गए थे. तो भाई पैसा भी हम बांटेंगे, सरकार भी हमारी होगी और राज भी हमारा होगा वाली चीज़ हो गई थी. During the time, extensive army with the participation of Hindu men was built with the express aim of thwarting any attempt by the British to overthrow the Khilafat rule. ठीक है, तो उन्होंने एक्सटेंसिव आर्मी मेंटेन करी विद द पार्टिसिपेशन ऑफ हिंदू मैन. वही मैं कह रही हूँ ना, देखो यहाँ पे बहुत अच्छा दिखा रखा है कि सेक्युलर नेचर है, पर कई लोग ऐसा बोलते भी हैं इनके बारे में. तो हमें तो ऑब्वियसली अच्छी चीज़ें ही लिखनी है. अगर हमें दिख रहा है तो वैसे अगर आपको डाउट है तो बैक ऑफ द माइंड में रखो, बट ये है कि यू शुड नॉट एक्सप्रेस सच थिंग्स इन द एग्जाम. So tenants were granted the power over the land and they cultivated along with tax incentives. ठीक है भाई, जिस लैंड को आप कल्टिवेट करें वो आपका पावर है. ठीक है, आपकी खुद की ज़मीन है, तो वो पावर दी गई उनको. मैं वही ना कि टैक्सेशन एंड लैंड कंट्रोल इन्होंने अपने खुद का बना दिया. उनका रूल कैसे एंड में आया? उनका रूल ज़्यादा लास्ट लॉन्ग नहीं किया गया. 1921 में तो जीते थे. जनवरी 1922 में ब्रिटिशर्स ने बीट्रे कर दिया हाजी को थ्रू हिज क्लोज फ्रेंड उनियार मुसलियार, अरेस्टेड हिम फ्रॉम इट्स हाइड आउट. ठीक है, उसने बता दिया भाई वहाँ छुपा है, पकड़ लो जाके. सो दोस्त बना दुश्मन वाली चीज़ हो गई. ही वाज सेंटेंस्ड टू डेथ अलॉन्ग विद अदर कंपैट्रियट्स. सो दिस वाज द थिंग. देन इज अबाउट व्हाट इज विक्ट्री डे. तो रशिया ऑन जून 24 सेलिब्रेट 75 विक्ट्री डे. ठीक है, मतलब 75 साल हो गए हैं उनको वर्ल्ड वॉर 2 जीते. तो विक्ट्री डेज मार्क द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 एंड विक्ट्री ऑफ एलाइड फोर्सेस. ठीक है, तो आपको एलाइड और एक्सिस के बारे में आई होप थोड़ा तो आइडिया होगा. वर्ल्ड वॉर 2 में जो एलाइड पावर्स थी, एलाइड पावर्स जीते थे एंड एक्सिस पावर हार गए थे. ठीक है, नाजी जर्मनी, ठीक है, इटली एंड जापान हार गए थे. एंड जबकि एलाइड पावर्स जीते थे ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन एंड यूएसए, ये सारे जीत गए थे. सो ये 75 ईयर बनाता है क्योंकि 1945 में ये लोग जीते थे. अडोल्फ हिटलर ने उस टाइम अपने आप को शूट कर लिया था, जर्मन ट्रूप्स ने सरेंडर कर दिया था. ठीक है, तो मई 9 को बेसिकली मतलब 7 मई को शूट किया था. फिर 9 मई के आसपास इनको एक्सेप्टेंस मिल गई थी कि भाई तुम जीत चुके हो जो ये हैं रशिया को. ठीक है, इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन May 8, बट यूरोप में 9 को मनाया जाता है क्योंकि वहाँ पे बर्लिन टाइम थोड़ा आगे पीछे होता है. ठीक है, 11 बजे होना था, पर ये है कि 1 घंटा आगे होता है मॉस्को का टाइम. तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई एक दिन आगे क्यों मनाया जाता है, बट ये है कि मई 9 को मनाया जाता है. इनिशियल डॉक्यूमेंट वॉज साइंड इन द रीम्स फ्रांस ऑन May 7. ठीक है, इनिशियल डॉक्यूमेंट वॉज रशिया आर्ग्यूड दैट सम जर्मन ट्रूप्स कंसिडर्ड द रीम्स इंस्ट्रूमेंट अ सरेंडर टू द वेस्टर्न एलाइज ओनली एंड द फाइटिंग कंटिन्यूड इन ईस्टर्न यूरोप. तो फाइटिंग बहुत जगह कंटिन्यूड थी प्राग रीजन में. देयरफॉर सोवियत यूनियन डिमांडेड अदर साइनिंग. बोलते नहीं हम नहीं मानेंगे, अभी भी लड़ाई चल रही है, ये थोड़ी बात होती है, आप हमें दूसरा साइन कराना है. सेकेंड सरेंडर सेरेमनी देन टुक प्लेस इन द मैनर ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ बर्लिन लेट ऑन May 8 एंड इट वॉज ऑलरेडी May 9 इन मॉस्को. मतलब मॉस्को में 1 घंटा टाइम आगे था. बोथ टेक्स्ट स्टिपुलेटेड द फोर्सेज अंडर जर्मन कंट्रोल वर टू सीज ऑपरेशंस एट, मतलब वही ना 11 बजे तो सीज ऑपरेशंस करना था. फिर 12 फिर वो क्या 1 घंटा आगे था जो मॉस्को का टाइम था, इसीलिए वहाँ पे May 8 को मनाया जाता है एंड वहाँ पे May 9 को मनाया जाता है. Therefore, in the eyes of Soviet Union, the head of Germany armed forces surrendered personally to Joseph Stalin representative on May 9. ठीक है, आपको पता है स्टालिन की सरकार थी वहाँ पे उस टाइम पे.
सो ऑन May 9 एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर वॉज साइन द अर्ली आवर्स दैट डे, मतलब 12 बजे के आसपास साइन किया गया था. सो इज द जून 24 डेट पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? सेलिब्रेशन क्योंकि पुश हो गया था, ऐसे नहीं 24 जून को मनाया जाता है, मई 9 को ही मनाया जाता है, पर 24 जून को मना रहे हैं क्योंकि कोविड चल रहा है. एंड 24 जून भी सिग्निफिकेंट है, क्यों? क्योंकि आफ्टर विनिंग वॉर हैविंग इट्स ओन विक्ट्री डे ऑन May 9, स्टालिन वांटेड टू कमेमोरेट द विक्ट्री विद मिलिट्री परेड ऑन जून 24. ठीक है, तो जो मिलिट्री परेड हुई थी वो जून 24 1945 को ही हुई थी, इन द कमेमोरेशन ऑफ द विक्ट्री ओवर जर्मनी इन द ग्रेट पेट्रियोटिक वॉर. हेंस द फर्स्ट विक्ट्री डे जो जून 24 इन मॉस्को में सेलिब्रेट हुआ. तो उन्होंने कहा नहीं, अब तो चाहे कोविड हो चाहे कुछ हो, 9 मई को नहीं बनी तो हम 24 मई को बना के रहेंगे. सो दिस इज द थिंग. जहाँ पे अभी हमारे जो राजनाथ सिंह हैं, ठीक है, वो भी वहाँ पे गए हुए हैं, तो डिफेंस मिनिस्टर गए हुए हैं वहाँ पे उनकी विक्ट्री परेड में पार्टिसिपेट नहीं, मतलब एक देखने के लिए गए हुए हैं. सो जीएस पेपर 2 का नेक्स्ट आर्टिकल है सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी. सो इंडियन में बहुत ज़्यादा हाई सुसाइड रेट्स हैं एंड द रिसेंट सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड के आपने पढ़ा ही होगा. ठीक है, तो इन द साउथ एशियन ईस्ट एशियन रीजन काफ़ी ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की रिपोर्ट है. क्या है भाई, 5 आउट ऑफ 1 लाख, तो 5 लोग उसमें से सुसाइड करते हैं. इंडिया हैज़ थर्ड हाईएस्ट फीमेल सुसाइड रेट इवेंट. ठीक है, तो फीमेल सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा है, तो आप देख सकते हो ड्यू टू एट्रॉसिटीज़ उनकी जो घर पे होता है डोमेस्टिक वायलेंस करके, सो इट इज़ वेरी हाई. सुसाइड वाज डीक्रिमिनलाइज्ड इन इंडिया इन 2017. पहले क्रिमिनलाइज था कि भाई तुम सुसाइड करो और अगर बच गए तो फिर पुलिस तुमको नहीं छोड़ेगी. सो सुसाइड वाज फाइनली डीक्रिमिनलाइज्ड इन 2017, बट सेक्शन 309 जो आईपीसी में उसको वहाँ का वहीं रखा गया है. 309 कुछ सुसाइड से रिलेटेड बताता है, बोलता है कि अगर कोई सर्वाइव कर जाएगा, जो 309 क्या कहता है एग्जैक्टली, सर्वाइव कर जाएगा अटेम्प्टेड सुसाइड, मतलब सुसाइड कर लिया पर मरा नहीं, वो बचा लिया किसी घर वालों ने आगे. So attempt to commit suicide, which deal with attempt to commit suicide, this law brought in by British in 19th century. तो उस टाइम पे बोलते थे कि भाई ब्रिटिशर्स मानते थे कि इट वाज अ क्राइम अगर आप अपने आप को मारने की कोशिश कर रहे हो. ठीक है, एज वेल एज अगेंस्ट द रिलीजन. सो वॉज इट रिपील? नो, द सेक्शन कॉन्टिन्यूज टू स्टिल रिमेन इन द आईपीसी. बट एग्जैक्टली हुआ क्या है कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आया है 2017 में, जो 2018 में फोर्स में आया बेसिकली, पर एक्ट 2017 का है. उसने इसका स्कोप बहुत ज़्यादा कम कर दिया है. ठीक है, एंड मेड द अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड पनिशेबल ओनली एज एन एक्सेप्शन. पनिशेबल होगा जब एज एन एक्सेप्शन होगा, मतलब इस सॉर्ट ऑफ ब्लैकमेलिंग कर रहे हो आप तो कि मैं सुसाइड कर लूँगा. सो दिस इज द थिंग, वो एक्सेप्शन है. बट नॉर्मल केस ऑफ सुसाइड इज मतलब डीक्रिमिनलाइज करा उसको. सेक्शन 115 ऑफ MHCA मेंटल हेल्थ केयर एक्ट क्या बोलता है? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द सेक्शन 309 ऑफ द आईपीसी, एनी पर्सन जो अटेम्प्ट करता है सुसाइड को शैल बी प्रिज्यूम्ड अनलेस अप्रूव्ड अदरवाइज. ठीक है, उसको नहीं जेल में बंद किया जाएगा जब तक प्रूव नहीं हो जाता. टू हैव सीवियस, एंड उसको ऐसा माना जाएगा कि उसको सीवियर स्ट्रेस था एंड उसको जेल में नहीं बंद किया जाएगा इस कोड के अनुसार. ठीक है, जो कोड में तो बोलता है कि भाई उसे पनिशमेंट मिलेगी, पर जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है वो बोलता है नहीं, उसको ऐसा माना जाएगा कि उसको मानसिक बीमारी है. रोल एंड रिस्पॉन्सिबल ऑफ गवर्नमेंट क्या है? सेक्शन 115 क्लॉज 1 तो हमने पढ़ लिया, तो इसका 115 का क्लॉज 2 क्या कहता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की ड्यूटी होगी कि ऐसे बंदे को केयर, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करो. ठीक है, क्योंकि उसको सीवियर स्ट्रेस था जिसकी वजह से उसने सुसाइड कमिट करने की कोशिश की, एंड आगे ऐसी वो कोशिश ना करे, वो आप इसको श्योर करना है और उसका रिस्क कम करना है बेसिकली. कंसर्न एंड इश्यूज क्या एसोसिएटेड है विद दिस सेक्शन? ठीक है, क्यों यूज ऑफ दिस सेक्शन कैन पोटेंशियली डिप्राइव विक्टिम ऑफ द ट्रीटमेंट. अगर हम इस सेक्शन 309 का यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो ट्रीटमेंट उसको चाहिए होगी वो नहीं मिलेगी, एंड पुलिस वाले सीधा उस पर MLC लगा देंगे, मेडिको लीगल केस. ठीक है, फिर कोर्ट के धक्के का और पुलिस स्टेशन के धक्के का वो अलग बात हो जाती है. It is possible that unscrupulous hospital authorities may misuse this situation and charge extra. ठीक है, बोलेगा कि भाई तुम तो ये तो सुसाइड वाला केस है ना, चलो 20-30 हज़ार रुपये अंदर करवाओ, एंड वरना पुलिस को बता देंगे तो 309 लग जाएगा और उसे पनिशमेंट मिलेगी अगर ऐसे सुसाइड का आता है. अगर इसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा, कंप्लीटली हटा दिया जाएगा, तो ये जो एक्सटॉर्शन के पैसे मांगते हैं वो चीज़ें नहीं हो पाएगी. ऑल दिस इन एडिशन टू द ट्रॉमा एंड हरासमेंट, ऑलरेडी उसको हुआ है डिस्ट्रेस इंडिविजुअल्स को, और ऊपर से उसकी एंग्जाइटी आप और भी बढ़ाओगे कि भाई नहीं, अगर गलती से बच गया ना तो पुलिस वाले नहीं छोड़ेंगे, तो ऊपर ही चले जाते हैं. तो ये वाली चीज़ें हैं. आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ 309 कि इसको रिटेन क्यों किया जाना चाहिए, कि वही ना ब्लैकमेल, मैंने आपको बताया कि एज अ प्रेशर, और अगर ब्लैकमेल का सिस्टम यूज़ कर रहा है तो उसके लिए तो होना ही चाहिए ना कि भाई तुम हर बार तुम सही नहीं हो सकते, अगर ब्लैकमेल कर रहे हो तो उसको एज अ पनिशमेंट, एज अ डेटरेंस हो कि भाई नहीं, ब्लैकमेल नहीं कर सकता मैं, 309 लग जाएगा. इफ़ 309 इज़ रिपील्ड देयर विल बी नो प्रोविजन कि भाई इस तरीके के बंदे के खिलाफ कोई एक्शन ले लिया जाए, तो इसीलिए ये ज़रूरी है.
सो नीड ऑफ द आर क्या है भाई 309, चलो ठीक है रखो, ठीक है, बट ये है कि आप नॉर्मल सिचुएशंस में जो जेन्युइन मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है वहाँ पे आप इसको यूज़ ना करो, ये बेहतर रहेगा अगर ऐसा करोगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी है, ज्ञान कौर ने वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996 में बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है इसकी अपहेल्ड की कि भाई ठीक है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1971 में लॉ कमीशन इन द 42nd रिपोर्ट ने रिकमेंड किया था कि भाई इसको रिपील कर दिया जाए, हटा दिया जाए। आईपीसी का फिर अमेंडमेंट बिल है 1978 में, जो राज्यसभा में भी पास हुआ पर वो बिल लैप्स कर गया, तो ज़रूरी नहीं है याद करना। 2008 में लॉ कमीशन की 210वीं रिपोर्ट आई, तो बोला गया कि जो अटेम्प्ट टू सुसाइड करता है उसको मेडिकल एंड साइकेट्री केयर दी जानी चाहिए एंड पनिशमेंट नहीं बेसिकली। तो मार्च 2011 में बोला सुप्रीम कोर्ट ने भी कि पार्लियामेंट को रिकमेंड किया कि भाई आप डिलीट करवा दो इस सेक्शन को, करो कुछ जुगाड़, तो अब तक ऐसा हुआ नहीं है, अभी 309 जैसा का तैसा है पड़ा, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज अच्छा ये कोट है, आप लिख सकते हो कहीं कि सुसाइड आर नॉट अ रिजल्ट of not just psychological or emotional factors but a social factors as well, like you can see in the case of Sushant Singh Rajput. So this is the thing of social factors. Then is about पतंजलि's कोरोना वायरस कोविड-19 मेडिसिन। तो बाबा रामदेव जी आए हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने कोरोनिल टैबलेट निकाल ली विच इज़ अ पोटेंशियल ट्रीटमेंट फॉर द कोविड-19, ठीक है। तो अभी आयुष मिनिस्ट्री ने बोला रुको बाबा जी, अभी इतना आप बड़ा चढ़ा के इसकी एडवर्टाइजिंग कम करो, ठीक है, अभी आपने इसको ट्रायल कराया है, कुछ कराया है तो बताओ। बाबा रामदेव जी कह रहे हैं हाँ हमने कराया है। देखते हैं तो क्या प्रोविजंस है जिससे रेगुलेट होता है कि जो ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट है 1954 का एंड जो उसके रूल्स हैं वो बोलते हैं कि द डायरेक्टिव इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन द वेक ऑफ कोविड-19 आउटब्रेक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो भी आयुर्वेदिक हर तरीके की मेडिसिन हैं वो इस ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं कि भाई आपको पहले अगर मतलब इस तरीके से आप गलत पाए जाते हो, मतलब इसके तहत उनको रोका गया है बाबा रामदेव जी को बेसिकली। इट प्रोहिबिट्स द एडवर्टाइजमेंट ऑफ ड्रग्स एंड रेमेडीज, जो क्लेम करते हैं कि भाई इसको खाओगे और 4 दिन में ठीक हो जाओगे, तो मैजिकल प्रॉपर्टीज़ जो करते हैं उसको एडवर्टाइजमेंट प्रोहिबिट करते हैं और उसको कॉग्निजेबल क्राइम और कॉग्निजेबल ऑफेंस मानते हैं कि बिना वारंट के आप जाके अरेस्ट कर सकते हो। द पेनल्टी मैक्सिमम क्या है 6 मंथ की, ठीक है, विद और विदाउट फाइन ऑन इट्स फर्स्ट कन्विक्शन, एंड अगर बार बार ऐसी चीज़ें कर रहा है तो 1 साल तक की उसको जेल मिल सकती है। अगर कंपनी के मिलता है तो उसकी जो कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं उनको गिल्टी माना जाएगा। लॉ प्रोहिबिट्स एडवर्टाइजिंग ड्रग्स एंड मेडिसिन फॉर कि भाई मिसकैरेज करवा देंगे, ठीक है, या फिर बच्चा ना होने की दवाई इस तरीके की, ठीक है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स या सेक्सुअल प्लेजर इस तरीके की होती है, वो दीवारों पे लिखी होती है ना, तो अगर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स है उनको ठीक करने की दवाई 4 दिन में ठीक कर देंगे। एंड क्योरिंग एंड डायग्नोसिंग एंड प्रिवेंटिंग एनी डिजीज़, इस तरीके की बवासीर हम 4 दिन में ख़त्म कर देंगे, तो ये इस तरीके की ये लॉ है जो इसको प्रिवेंट करता है। तो जब कभी आपका दीवार पे लिखा दिखे तो याद रखना ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट ऑफ 1954 और उसके रूल्स ये इसको प्रोहिबिट करते हैं। डिफाइन क्या करता है, मैजिक रेमेडी ऐसी होती है एज कोई भी ऐसा टैलिस्मैन या मंत्र या फिर वो धागा बांध दिया कि भाई इसमें मिराकुलस पावर है और एकदम से आपकी डिजीज़ को ख़त्म कर देगा, ठीक है, जो भी ह्यूमंस हैं या फिर एनिमल्स है किसी में भी। एंड इट इंक्लूड सच डिवाइसेस दैट क्लेम टू हैव पावर टू इन्फ्लुएंस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन ऑर्गन, ठीक है। क्रिटिसिज्म क्या है, ये लॉ बहुत रेयरली इन्फोर्स होता है एंड सेवरल सच प्रोडक्ट्स आर फ्रीली अवेलेबल इन द पब्लिक। देखते ही हो आप, उन्होंने तो चौड़ में अपना नंबर भी लिख देते हैं, इस नंबर पे कॉल करो बवासीर खत्म हो जाएगी। तो अगर इस एक्ट को यूज़ करना ही होता तो फ़ोन करके उनको पकड़ना लेते, पर नहीं पकड़े जाते, तो दिखता है कि ये लॉ बहुत ज़्यादा कम यूज़ होता है एंड इस लॉ इज़ कंसिडर्ड सीवियरली आउटडेटेड, ठीक है, क्योंकि जो इसमें डिजीज़ की लिस्ट थी वो अभी वो क्योरेबल हो चुकी हैं एंड न्यूअर डिजीज़ इसमें ऐड नहीं की जा रही है। सो दिस लॉ इज़ सर्टेनली आउटडेटेड। सो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट ऑफ 1954। देन इज अबाउट इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम। तो वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट रिलीज़ की है न्यू परचेजिंग पावर पैरिटीज़ फॉर द रेफरेंस ईयर 2017। नेक्स्ट इसकी 2021 में होना है, बट अभी 2017 का रिलीज़ किया गया है परचेजिंग पावर पैरिटीज़ अंडर इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम। तो ये क्या करता है कि जो डिफरेंट, मान लो इंडिया है, ठीक है, हमने इंडिया और यूएसए, मान लो इंडिया नहीं यूके और यूएसए मान लेते हैं, मान लो एक कोक की बॉटल है, ठीक है, यूके में 100 पाउंड की मिलती है और यहाँ पे $1.5 की मिलती होगी, ठीक है। तो ये दिखाता है कि भाई परचेजिंग पावर पैरिटी क्या बताता है कि वही कोक की बोतल वहाँ 100 पाउंड की है और यहाँ पे $1.5 की है। तो ये दिखाता है कि एक कंट्री में इतनी महंगी और एक कंट्री में इतनी सस्ती, बेसिकली परचेजिंग पावर पैरिटी दिखाता है किस रेट पे अवेलेबल है चीज़ें इन द ग्लोबल इकोनॉमीज। सो इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम क्या है, लार्जेस्ट वर्ल्ड वाइड डाटा कलेक्शन इनिशिएटिव है अंडर गाइडेंस ऑफ यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन। जैसे हमारे यहाँ NSSO है ना, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ही यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन है। UNSC है तो UNSC सिक्योरिटी काउंसिल नहीं है, स्टैटिस्टिकल कमीशन लेकर आता है। गोल इज ऑफ प्रोड्यूसिंग परचेजिंग पावर पैरिटीज विच आर वाइटल ऑफ कन्वर्टिंग, ठीक है।
ये परचेसिंग पावर पैरिटीज़ बताता है डिफरेंट ग्लोबल इकोनॉमीज़ की, जो मेजर करती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और उनको कंपेयर करती हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद द परचेसिंग पावर पैरिटीज़, ये जो प्रोग्राम है ऑल्सो प्रोड्यूसेस प्राइस लेवल इंडाइसेस एंड अदर रीजनली कंपेरेबल एग्रीगेट्स ऑफ द जीडीपी एक्सपेंडिचर, कि भाई वहाँ पे इतना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं ऑफ देयर जीडीपी, ठीक है, कोई भी कंट्री है तो वो ये सब भी दिखाता है। और इसका नेक्स्ट कंपैरिजन 2021 में होगा। इंडियन आईसीपी क्या बोलता है, इंडिया हैज़ पार्टिसिपेटेड इन ऑलमोस्ट ऑल आईसीपी राउंड सिंस इट्स इंसेप्शन। 1970 में आया था, पहली बार कंपेयर करने लगे थे, तब से इंडिया इसका पार्ट ले रहा है। हमारे यहाँ कौन कंडक्ट कराता है, मॉस्पी, ठीक है, वो जो डाटा वाटा है वो सब मॉस्पी प्रोवाइड करता है। स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की मिनिस्ट्री इज द नेशनल इम्प्लीमेंटेटिंग एजेंसी इन द इंडिया, एंड वो सब डाटा प्रोवाइड करती है। इंडिया हैज़ बीन अ को चेयर ऑफ द आईसीपी गवर्निंग बोर्ड अलॉन्ग विद स्टैटिस्टिक ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो फॉर द आईसीपी 2017 साइकिल, तो हमने उसको को चेयर किया था, उनके जो गवर्निंग बोर्ड है। तो परचेसिंग पावर पैरिटी of Indian rupee per US dollar at gross domestic product level is now at 20.64 from 15.55 in 2011। तो बेसिकली ये दिखाता है कोई भी चीज़ अगर यूएस में इतने की है तो वो हमारे यहाँ 20 गुना महंगी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि भाई इतना परचेजिंग पावर क्या होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी कैसे करते हैं। वही एक चीज़ मान लो, मैंने जो आपको कोक का एग्जांपल दिया था, ठीक है, तो $1.5 की यहाँ पे है यूएसए में एंड 100 पाउंड की वहाँ पे है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, 1.5 डिवाइडेड बाय 100 पाउंड, ठीक है। तो जो भी रिजल्ट आता है वो परचेजिंग पावर पैरिटी होती है। तो ऐसे ही उन्होंने एक कोई भी प्रोडक्ट है, वो जो जीडीपी है, बेसिकली जीडीपी लेवल का करा ना इन्होंने, तो ऊपर यूएसए की जीडीपी रख दी, नीचे इंडिया की रख दी, तो उसका ये रिजल्ट आया 20.65 एंड ये बढ़ा है हमारा पहले से। एक्सचेंज रेट कितना, एक्सचेंज रेट भी बढ़ा है कि भाई ये तो पुराना रेट बता रहे हैं 65 है, अभी तो वैसे भी बढ़ा हुआ है डॉलर और रुपी का एक्सचेंज रेट, पहले 46 रुपीज़ था एंड अब 65 है। देन प्राइस लेवल इंडेक्स, द रेट प्राइस लेवल इंडेक्स क्या होता है, रेशो ऑफ पीपीपी, ठीक है, पीपीपी हमने निकाल लिया ऊपर नीचे वो करके डिवाइड करके एंड डिवाइडेड बाय कॉरस्पॉन्डिंग मार्केट एक्सचेंज रेट, ठीक है। अभी मान लो ये जो ये वाला 65 है, ठीक है, पीपीपी डिवाइड बाय 65, तो ये क्या बताता है, प्राइस लेवल इंडेक्स, ठीक है। तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये क्या कंपेयर करवाता है, प्राइस लेवल्स ऑफ इकोनॉमीज़, क्या प्राइस लेवल चल रहे हैं, तो ये भी हमारा बड़ा है, ठीक है, यूएसए के कंपैरिजन में। तो इंडिया की क्या पोजीशन है, इंडिया रिटेन्ड एंड कंसोलिडेटेड ग्लोबल पोजीशन। 2017 में हम क्या थे, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमीज थे, ठीक है। 6.7% हमारी ग्लोबल जीडीपी थी, 6.7%। पहले किसकी थी, यूएसए की, नहीं पहली चाइना की थी एंड फिर यूएसए की थी, ठीक है। तीसरी हमारी थी इंडिया की 6.7%। इंडिया इज ऑल्सो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ पीपीपी बेस्ड शेयर इन ग्लोबल एक्चुअल इंडिविजुअल कंजप्शन एंड ग्लोबल ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल भी ज़्यादा बनता है और हमारे इंडिविजुअल कंजप्शन भी ज़्यादा है। रीजनल स्टेटस क्या, एशिया पैसिफिक रीजन में इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी की पोजीशन रिटेन रही, ठीक है। पहली किसकी होगी, ऑब्वियसली चाइना की होगी एंड तीसरी किसकी थी, इंडोनेशिया की, रीजनल मतलब एशिया पैसिफिक रीजन में, ठीक है। एंड इंडिविजुअल कंजप्शन में रीजनल एक्चुअली मतलब जो रीजनल में हमारा इंडिविजुअल कंजप्शन है वो उसमें हम सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी रहे अमंग्स 22 पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। परचेजिंग पावर ऑफ द इंडियन रूपी पर हांगकांग डॉलर इज़ एट 3.43, ठीक है। तो हमारी मतलब यूएसए के कंपैरिजन में ज़्यादा है जबकि हांगकांग की उसमें कम है, ठीक है। एक्सचेंज रेट ऑफ हांगकांग डॉलर टू इंडियन रुपीज़ एट 8.36 फ्रॉम 6 ड्यूरिंग द सेम पीरियड। तो ये भी हमारा बड़ा है एक्सचेंज रेट। तो ये थोड़े से स्टैटिस्टिक्स है तो आप थोड़ा याद कर सकते हैं इनको, जितना याद हो कर लेना। पीपीपी क्या है, रेट एट बिन करेंसी ऑफ व्हिच कंट्री वुड बी कन्वर्टेड टू अदर, जो मतलब सेम मैंने आपको वही बताया कि परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है, डिवाइड कर दो, ठीक है। ये वहाँ पे $1.5 की है एक कोक की बोतल डिवाइडेड बाय 100 पाउंड, सो दिस इज नॉन एज परचेसिंग पावर पैरिटी। वही एक प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में किस प्राइस पे और हमारी कंट्री में किस पावर पे वो दिखाता है परचेसिंग पावर पैरिटी। सो आई होप इट इज़ क्लियर। देन कंट्री ऑफ ओरिजिन इन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि क्या होता है, सरकार प्रोक्योर करती है बहुत सारा सामान थ्रू इट्स गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, मतलब ऑनलाइन सामान देखती है वो परचेज कर लेती है जो भी सेलर्स हैं, रिटेल सेलर्स हैं या होलसेल सेलर्स हैं। तो उन्होंने बोला है कि भाई एक फ़िल्टर लगाओ, जैसे होता है ना लो टू हाई वाला फ़िल्टर, वैसे ही फ़िल्टर लगाओ कंट्री ऑफ ओरिजिन का। आपको लिखना पड़ेगा कि भाई ये मैंने सामान बनाया है तो इसकी कंट्री ऑफ ओरिजिन कौन सी है जिससे ये रॉ मटेरियल आया है, तो कंट्री ऑफ ओरिजिन मैंडेटरीली लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर पहले से ही अपलोडेड है प्रोडक्ट्स बिफोर इंट्रोडक्शन तो उनको आपको अपडेट करना पड़ेगा कि भाई कौन सी कंट्री से आपका ये प्रोडक्ट है। तो बेसिकली एक फ़िल्टर लगाओ। एंड अगर ये है कि लोकल कंटेंट है पर बाहर का भी है इसमें मतलब सामान, तो आपको लिखना पड़ेगा कितना % कंटेंट है लोकल और कितना बाहर का है। मेक इन इंडिया फ़िल्टर से क्या होगा, ही बायर्स कैन चूज़ दीज प्रोडक्ट जिसमें एटलीस्ट 50% लोकल कंटेंट होगा। तो इस फिल्टर से ये फ़ायदा होगा और हम आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
सो GEM क्या है? स्टेट ऑफ आर्ट नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। दैट हैज़ यूज्ड टेक्नोलॉजी टू रिमूव एंट्री बैरियर्स फॉर बोनाफाइड सेलर्स, ठीक है। क्या होगा? वो लोकली तो बेचेंगे ही बेचेंगे और ऑनलाइन भी अपना सामान बेच सकेंगे। क्रिएटिंग अ वाइब्रेंट ई मार्केट प्लेस फॉर वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू इन्हांस ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड स्पीड ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट। तो GEM फैसिलिटीज़ क्या है? लिस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल प्रिस्क्राइब्ड कैटेगरीज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कॉमन यूज़ की, ठीक है। एंड मार्केट प्लेस बाइंग मेजॉरिटी ऑफ कॉमन यूजर आइटम्स, बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन, ट्रांसपेरेंसी एंड ईज ऑफ बाइंग हो सकेगा, ठीक है। सरकार को बेसिकली क्या फ़ायदा होगा? मतलब ये एक रिटर्न पॉलिसी भी बताता है, रिटर्न पॉलिसी भी देता है, वेंडर रेटिंग सिस्टम भी बताता है कि जैसे ये प्रोडक्ट की ये रेटिंग है, जैसे अमेजन वगैरह पे दिया होता है, तो सेम वही फैसिलिटी है, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है? ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, सिक्योर एंड सेफ है, एंड गवर्नमेंट को सेविंग्स मिलती हैं इससे, ठीक है। तो देख सकते हो ये की फीचर्स गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के। देन फैक्टर प्लेम्स युक्ति 2.0, ये इनिशिएटिव है जिससे सिस्टमैटिकली टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कॉमर्शियल पोटेंशियल एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स इन अ हायर एजुकेशन सिस्टम्स, ठीक है। तो जो स्टार्टअप्स हैं उनकी मदद होगी, उनको टेक्नोलॉजिकली एडवांस किया जाएगा। मतलब युक्ति क्या है? यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने प्रिपेयर किया है द पोर्टल इन द व्यू ऑफ कोविड, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ HRD का इनिशिएटिव है युक्ति 2.0। इससे क्या होगा? इट इज़ एन एंडेवर टू इंश्योर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ गेटिंग अप्रोप्रिएट सपोर्ट टू मीट रिक्वायरमेंट्स नीडेड टू एडवांस देयर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस, ठीक है। जो भी आपको सरकार से सपोर्ट चाहिए वो आपको इस पोर्टल के द्वारा मिल जाएगी, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी चाहिए। देन गाइया हाइपोथेसिस, गाइया हाइपोथेसिस क्या कहता है? जेम्स लॉवलॉक ने लेकर आए थे। इकोलॉजिकल थ्योरी है कि भाई लिविंग क्रिएचर्स एंड द फिजिकल वर्ल्ड आर इन कॉम्प्लेक्स इंटरैक्टिंग सिस्टम एंड जो इक्विलिब्रियम बनाता है कि भाई इंसान पेड़ को खा रहा है, फिर वो खुद ही किसी दिन मतलब वही ना, इंसान क्या है कि पौधा उगाता है, पौधा मिट्टी से उगता है, फिर इंसान किसी दिन उसी मिट्टी में दफन हो जाता है। तो ये साइकिल है। तो बेसिकली ये बताता है कि लिविंग क्रिएचर्स और फिजिकल वर्ल्ड एक कॉम्प्लेक्स इंटरैक्टिंग सिस्टम में है और उसका इक्विलिब्रियम ज़रूरी होता है। हमारा लास्ट आर्टिकल है, आई होप इट इज़ लास्ट, सो काफ़ी बड़ा हो गया डिस्कशन अबाउट ब्लेजर्स। तो ब्लेजर्स क्या होते हैं? ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, ठीक है। क्या होता है कि ये बहुत बड़े ब्लैक होल्स होते हैं ब्लेजर्स। मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके के ब्लैक होल्स। क्या होता है नॉर्मली? ये ब्लैक होल हो गया, तो ये क्या होता है? यहाँ से सामान आ गया, यहाँ से न्यूट्रिनोज हो गया, जो भी इनको सामान मिलता है वो अपने अंदर समेट लेते हैं, ठीक है। जो आपने याद होगा पिछली बार एक फ़ोटो ली गई थी ना ब्लैक होल की, आपने देखा होगा, उसके अंदर भी क्या था? यहाँ पे काला काला था और यहाँ पे ऐसे डिस्क सी बनी होती थी जिसको एक्रेशन डिस्क बोला जाता था, है ना, इस तरीके की, आपको याद होगा। तो वैसी काली काली फोटो थी, ठीक है। तो ये ब्लेजर्स क्या होते हैं? ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स होते हैं, ठीक है, पावर्ड बाय ब्लैक होल्स, ठीक है। तो इस तरीके के होते हैं। ब्लेजर्स आर सिमिलर टू ऑल एक्टिव गैलेक्सीज, कि भाई हमारी भी जो गैलेक्सी है मिल्की वो भी पहले ऐसी ही बनी होगी, ठीक है। पहले तो क्या होता है? ये एनर्जी लेते रहते हैं, ठीक है, बाहर की चीज़ों से, और फिर यहाँ पे सेंटर में बहुत ज़्यादा एनर्जी मतलब कंटेन हो जाती है, फिर ये एमिट करना चालू करते हैं, ठीक है। इस तरीके से एमिट करते हैं। यहाँ तो मतलब अगर आप 3D में देखो, इधर तो इनकी वो बनेगी एक्रेशन डिस्क और यहाँ से वो एमिट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है, जिसे रिलेटिविस्टिक जेट बोलते हैं। अंदर तो क्या होगा? यहाँ पे ब्लैक होल है जो सामान अंदर लेता रहता है, और ये जो डिस्क है आसपास, ये एक्रेशन डिस्क है, और ये गैस क्लाउड्स होंगे, ठीक है, डस्ट एंड गैस क्लाउड्स। तो ऐसे ही हमारी भी बोला जाता है, ऐसी हमारी गैलेक्सी भी बनी होगी, बाद में यहाँ सन बन गया होगा, ये एक्रेशन डिस्क से प्लैनेट्स बने होंगे, ठीक है। तो यही चीज़ें बता रहे हैं ना। जो हमारी ब्लेजर का टॉप व्यू है, इस तरह देखो, जो हमने उसका ब्लैक होल का फोटो लिया था वो भी ऐसा ही था ना, अंदर से काला था और यहाँ से लाइट्स पड़ रही थी, तो वो भी वैसा ही था। तो ब्लेजर्स आर सिमिलर टू एक्टिव गैलेक्सीज जो एनर्जी लेते हैं एंड टुवर्ड्स सेंट्रल सुपर मैसिव ब्लैक होल। अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस इन फॉलिंग मटेरियल्स बिकम रीडायरेक्टेड, ठीक है, जहाँ से मतलब जो स्मॉल पार्ट है वो यहाँ से ले रहे हैं अंदर, ठीक है, पर ये स्मॉल पार्ट इसका वापस री एमिट होता रहता है बाहर की तरफ, ठीक है, यहाँ से री एमिट होता रहता है एंड टू द पेयर ऑफ पार्टिकल जेट्स विच ब्लास्ट आउटवर्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जो स्पीड्स ऑफ लाइट में मतलब जो इस तरीके की मतलब लाइट एमिट करता है जो विजिबल स्पेक्ट्रम में होता है, तो हम उसको देख पाते हैं। जब तो हमें वो ऐसे मतलब पीली पीली दिखी थी एंड अंदर से वो काला दिखा था ब्लैक होल की फोटो। सो दीज आर बेसिकली ब्लेजर्स। इंपॉर्टेंट है, साइंस टेक से रिलेटेड आ सकता है, ठीक है। आज कुछ नहीं बोलूँगी मैं आपको कॉमेंट सेक्शन में लिखने को, जस्ट से हेलो एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सी दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।